हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। पिछले पार्ट्स में हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम बात करेंगे उसके आगे की प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं और जो भी पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्टिंग के, ज़्यादातर स्पेशली अगर हम बात करें मिथेनल, मिथेनॉल यानी कि शुरुआत का जो सबसे पहला कंपाउंड होता है एक कार्बन का एल्डिहाइड, यानी कि इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कॉमन नाम से जानते हैं। ये आपका मेनली गैसेस फेज में पाया जाता है, गैसेस फेज में। इसके बाद के जो कंपाउंड्स की फर्दर चेन देखने को मिलती है एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, ये आपके पाए जाते हैं लिक्विड फेज में, लिक्विफाइड फेज में पाए जाते हैं। और जो हायर कंपोनेंट होते हैं वो बेसिकली अगर हम बात करें कार्बन नंबर 9 तक, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये आपका वेपर एंड लिक्विड फेज तक पाया जाता है। बट कार्बन नंबर 9 से जो मोर कार्बन की चेन होती है ये सॉलिड वैक्सी होती है। कैसी? सॉलिड एंड वैक्सी इन नेचर होती है। ये सॉलिडिफाइड हो जाती है जो कार्बन नंबर 9 से ऊपर की चेन देखने को मिलती है। अप टू कार्बन नंबर 9 तक ये लिक्विड फेज तक पाया जाता है, यानी कि जो स्मॉलर एलिमेंट होते हैं स्टार्टिंग के, इनकी अगर हम कलर की बात करें तो बेसिकली जो एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं, जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो स्मेल होती है थोड़ा सा डल होती है, बैड स्मेलिंग कह सकते हैं, तीक्ष्ण गंध होती है और ये कलरलेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड्स बढ़ते जाते हैं, हायर एलिमेंट्स तक पहुंचते जाते हैं, इवन एरोमेटिक कंपाउंड्स तक, एल्डिहाइड वेरी गुड स्मेलिंग होते हैं और बहुत जगहों पे एज एन स्मेल काजिंग सब्सटेंस, यानी कि परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक वही पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये वैक्सी इन नेचर होते हैं। स्टार्टिंग के जो फेजेस होते हैं लिक्विड तक कलरलेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फर्दर ये कई सारे डिफरेंट डिस्टिंग्विश कलर फॉर्म करते हैं। जब हम इनके टेस्ट परफॉर्म करते हैं विद द 2,4-DNP यानी कि डाई नाइट्रोफिनाइल के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये डिफरेंट ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनके मेनली बॉइलिंग पॉइंट की जिक्र करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न आपको पता है कि जैसे जैसे हम कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। और जब मास बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे लकड़ी है या किसी चीज़ को गर्म करना है, पानी है, पावर अगर हम कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो अगर हम पानी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। वही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट सेम पैटर्न फॉलो अप करता है, क्योंकि अब अगर हम एल्डिहाइड की चेन की बात करेंगे तो सेम एल्डिहाइड की चेन होगी या कीटोन की चेन होगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट बहुत ही माइन्यूट गैपिंग देखने को मिलती है, सिमिलर आपका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करें कार्बन चेन बढ़ाने के साथ, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। अब ये तो हो गई कार्बन चेन बढ़ने की। लेकिन अगर हम कार्बन चेन की ब्रांचिंग करते हैं तो जैसे जैसे कार्बन की ब्रांच बढ़ती है, सेम कार्बन नंबर चेन की अगर हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है इनका, डिक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बन की चेन बढ़ने पे इंक्रीज होता है, लेकिन ब्रांचिंग होने पे क्या हो जाती है, वो डिक्रीज करता है। तो ये सिंपल सा एक पैटर्न फिनोमेना देखने को मिलता है। लेकिन अब ये चीजें तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमने सारे कंपाउंड में ऑलमोस्ट देखा है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जब क्या हो कि कार्बन कुछ इस तरह से कंपाउंड दिए जाएं कि लाइक कुछ एल्डिहाइड्स हों, कुछ कीटोन्स हों, कुछ एल्कोहल्स हों, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए जाएं, और फिर पूछा जाए कि अब इनमें से आप पता लगाइए कि किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न होता है वो किस में देखने को मिलता है, एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स में आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहीं पे बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है किससे, ईथर से। और ईथर के
कंपैरेटिवली जो आपके पास सबसे कम नंबर देखने को मिलते हैं वो होते हैं एल्केन्स के। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो सबका, ऑलमोस्ट देखिए इनका मास 58 60 58 58 60, तो ये बहुत ही क्लोजअप आपके मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलते हैं। तो इन मॉलिक्यूलर मास सिमिलर कंडीशंस में ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का वैल्यू मेंशन की गई है इन द केल्विन। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है किसमें, एल्कोहल्स में। एल्कोहल से भी ज़्यादा दादाजी देखने को मिलते हैं COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के कंपैरेटिवली हम रिलेट करते हैं, अब यहाँ पे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल में क्यों ज़्यादा था, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस थी। क्या एल्कोहल में ये बॉन्ड था, तो यहां पे तो क्या एल्कोहल और कीटोन दो दो ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसी वजह से जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी होती है ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट विद द सिमिलर मोलिकुलर मास ऑफ द एल्कोहल। एंड एल्कोहल ऑलरेडी सबसे ज़्यादा हमने एल्कोहल में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी इसका जिक्र कर रहे हैं। फिर इसी पैटर्न की अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी भी आपको पता है ना क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा एक सब्सटेंस किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन के सब्सटेंसेस हैं, ये जो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन चेन देखने को मिलती है 2 3 4 5 नंबर तक कार्बन की चेन, ये स्पैरेंजली सॉल्युबिलिटी शोन करती है विद द वाटर। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो जैसे एथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, कोल्ड वाटर में डिजोल्यूशन तक देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, या अगर हम बात करें आपका बेंजोइक एसिड, ये कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। इवन ठंडा पानी तो दूर की बात है, स्टीम में भी इसके डिजोल्यूशन देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर कुछ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको जबरदस्ती हम हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराएं तो चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वेपर फेज में भी जो इसके OH बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड से ब्रेक डाउन नहीं होती हैं। इस वजह से हायर कार्बन की जो चेन होती है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो डिजॉल्व करती है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, लाइक एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ETC, जो डिफरेंट आपके पास यूज किए जाते हैं एज एन सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनमें ये सब डिजॉल्व हो जाते हैं सारे। यानी कि जो सस्ते वाले पानी में घुल रहे थे ना, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज करती जाती है, घटती जाती है, और ये पानी में डिजॉल्व नहीं शोन करते हैं। तो ये तो थी कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का पहले पढ़ेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड के बारे में केमिकल चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन हम मेंशन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जब ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन शोन करते हैं तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। अगर याद हो आप लोगों ने 11th क्लास में या पिछली कुछ वीडियोज़ को फॉलोअप किया हो तो पिछले चैप्टर्स में हमने जिक्र किया था एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोन की जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसमें एडिशन शोन किया जाता है विद द एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड टूटता है। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे हम एल्डिहाइड की या फिर हम बात कर रहे हैं कीटोन्स की, एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स हों, दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप। और इधर इधर अगर एक हाइड्रोजन लग गया दैट मीन्स द एल्डिहाइड, अदर यहाँ पे कोई भी चेन लग सकती है। अगर दोनों में RR ग्रुप लग गया तो ये कीटोन हो जाएगा। वेरिएशन तो यही होता है, सिंपल सा। तो C डबल बॉन्ड हो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप की डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन नहीं होता है, उनके अपोजिट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन शोन होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होगा तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे शोन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म के बारे में।
इनका जो मैकेनिज्म होता है ये कुछ इस पैटर्न पे देखने को मिलता है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर एक कंपाउंड ए है और एक बी, जनरल पैटर्न ले रहे हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है या भी कोई अलग चेन अगर एज एग्जांपल हम साथ में लेना चाहें तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हालांकि इसके अभी कई सारे एग्जांपल आगे मेंशन किए गए हैं, बट फिर भी हम एक साथ में CH3 और H यानी कि CHO इथेनॉल को हम साथ में लेते हुए चलते हैं। जब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है ये एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब आके हिट करता है तो कहाँ पे हिट करता है, इस कार्बन के पास, और कार्बन पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम था ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ओपन बनता है और यहाँ पे देखने को मिलता है कार्बन इसके साथ A एंड B एज सच था, इस पे जो बॉन्ड्स थे ये ओपन हो जाते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ सेपरेट कर दिया जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जब इस पे शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन एनरिच हो जाएगा, और एनरिच होने का मतलब क्या हो गया, इस पे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये जो स्टेप होती है ये स्टेप फर्स्ट होती है, स्टेप फर्स्ट जो स्लो प्रोसेस होती है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे H+ आयन के साथ स्टेप 2 रिएक्शन, और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे जो एडिशन देखने को मिलता है कंपाउंड का, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और साथ में O को कंप्लीट कर देता है OH। तो ये न्यूक्लियोफाइल डिटरमाइन करता है, यहाँ पे O8 ग्रुप बनता है, O8 आयन लगते हैं। अब जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे कंपोजिट बन, उसी पैटर्न पे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल जब स्टेप 1 में इन्वॉल्वमेंट होगा तो H एज सच, इधर CH3, इधर आपका न्यूक्लियोफाइल और इधर O-, ये आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा स्टेप फर्स्ट। और अगले स्टेप में हम इसका प्रोटीनेशन जब कराएंगे, प्रोटीनेशन अलग से नहीं कराते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो इसी के साथ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और जब इसी के साथ ये H ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कार्बन के साथ इधर CH3, इधर आपका H, और इधर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा उसी के साथ अटैच करेंगे, तो ये आपके पास बनके यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो ये तो थी एक जनरल मैकेनिज्म, अगर पूछी जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दिस वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग प्रोसेस होता है, वो जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें इनकी रिएक्टिविटी की तो ये तो हो गई मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी का पैटर्न क्या होता है इनका, एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्वेश्चन आता है क्यों। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो कार्बन के साथ यहाँ पे क्या हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हाइड्रोजन ग्रुप के कंपैरेटिवली क्या होता है, लेस बॉन्डेड होता है और आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एनरिच ग्रुप होते हैं आसानी से मूवेबल होते हैं। लेकिन जब हम कीटोन की बात करें तो दोनों तरफ क्या हो जाता है, CH3 यानी कि दोनों तरफ चूंकि एल्किल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस देखने को मिलती है न्यूक्लियोफिलिक की वो थोड़ा सा स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, थोड़ा सा स्लो होती है बस। बाकी एल्डिहाइड रिएक्टिविटी ज़्यादा शोन करेगा कंपैरिजन टू द कीटोन्स विद द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें, बेंजल्डिहाइड CHO होता है, अगर प्रोपेनल हो यानी कि CH3 CH2 CHO, दिस वन इज अ प्रोपेनल और दिस वन इज अ बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोन करेगा। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन दोनों कंडीशंस में हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन शोन ना करते हुए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस पे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनके पास अनस्टेबल कार्बोकैटायनिक ग्रुप बनते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी जो पोलैरिटी होती है डिस्टिंग्विश होती है। तो जब यहाँ से बॉन्ड डिस्प्लेस होगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पे बनाएगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ से आ जाएगा, तो पोलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोन लेस करेगा कंपेरिजन टू द दिस वन। तो प्रोपेनल जो होता है ये आपके पास
बेंजल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं इनके फर्दर एडिशन की तरफ। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ HCN से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। एडिशन किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। HCN हाइड्रोजन H प्लस और Cn माइनस में ब्रेक डाउन करता है। दैट मीन्स जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा ये कौन सा होगा? Cn माइनस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्योर HCN होता है ये किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोन करेगा। ऐसा नहीं है कि शोन नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करता है। इस वजह से इसको पहले हम प्योर HCN को बेसिक मीडियम में पुट डाउन करते हैं, और जब बेसिक मीडियम में होगा तो क्या होगा? OH माइनस यहाँ से लिबरेट होगा, यानी अल्कलाइन मीडियम भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा जो H2O है ये लिबरेट कर दिया जाएगा और साथ में Cn माइनस यहाँ पे निकल के बाहर जाएगा। और जब Cn माइनस बचेगा तो इस Cn माइनस को फर्दर हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। तो सबसे पहले ये जो Cn माइनस है फर्स्ट स्टेप में इसके साथ जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगी। Cn यहाँ पे आके जुड़ेगा O माइनस के साथ और यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड स्पेस खाली देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड कराएंगे H प्लस के साथ, स्टेप सेकंड इन्वॉल्वमेंट होगी, और स्टेप सेकंड होने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड आपका बन के तैयार होगा वो होगा Cn और साथ में OH। इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन ग्रुप। ये आपका बन जाता है यहाँ पे साइनोहाइड्रिन ग्रुप। जब HCl के साथ रिएक्शन में परफॉर्मेंस होती है तो ये होती है एडिशन ऑफ HCN। अगर यहीं पे हम बात करें एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 का एडिशन अगर हम यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे भी कंपोजिशन आपका देखने को मिलता है। सिमिलर पोर्शन में ही जाके कंपाउंड जुड़ते हैं, और HSO2 जो यहाँ पे ग्रुप टूटता है आपका Na के साथ, ये जो ग्रुप टूटेगा Na, और Na के अलावा यहाँ पे जो ग्रुप बनता है प्लस में OSO2। अब यहाँ पे OSO2 ग्रुप OH ग्रुप के साथ जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो सल्फर से ना होकर के सीधे सीधे किससे जुड़ता है? O से बॉन्डिंग बनाता है। तो ये OHSO2 माइनस के साथ टूटता है कौन सा? HSO3। तो ये एज सच जाएगा कंपाउंड में। जब ब्रेक डाउन होगा कार्बन के साथ तो पहला स्टेप आपको पता लग ही चुका है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ OHSO3 और एक तरफ O माइनस। अब जब फर्दर यहाँ पे आगे ये सेकेंड स्टेप्स में प्रोसीड कराएंगे H प्लस के साथ, तो यहाँ पे वही कंडीशन देखने को मिलेगी। इधर OHSO2 और इधर आपका OH नजर आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मूव करती हुई नजर आएगी। ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा। एडिशन हम किसकी बात कर रहे थे? NaHSO3 के एडिशन रिएक्शन की। यहाँ पे एक और स्टेप देखने को मिलता है। ये जो H प्लस है इसके अलावा यहाँ पे Na ग्रुप प्रेजेंट था ना, H प्लस तो था नहीं, और जब H प्लस होता नहीं है तो यहाँ पे देखने को मिलता है Na ना कि H प्लस, और जब ये आता है तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है ONA, और यहाँ पे देखने को मिलता है Na ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट। Na ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में यहाँ पे मूव करता है। तो ये जो H है आपका ये डिस्प्लेसमेंट शोन करता है। यहाँ पे कंपाउंड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है OSO2Na, और या फिर Na हम यहाँ पे बीच में भी लगा सकते हैं OH। इस तरह से इनके बीच के जो कंपाउंड रीसफल्ड होते हुए नजर आते हैं। सोडियम कभी इसके साथ कभी इसके साथ मूव आउट करता रहता है। तो ये आपके पास यहाँ पे कंपाउंड्स बनते हैं। अगले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो मेंशन किया जाता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड को बोलते हैं, जिसमें R, Mg एंड X को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजेंस में हम क्लोरीन और ब्रोमीन मेंशन कर सकते हैं। मैग्नीशियम सेम ही रहेगा, बट एल्किल ग्रुप आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? डबल बॉन्ड O के साथ। कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले HCHO को लेते हैं, यानी कि
ये है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल। और जब मिथेनल को लेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ये भी H होगा और ये भी H होगा, तभी तो ये HCHO होगा। और जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं RMgX के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है यहाँ पे, ये याद रखना। RMgX के साथ रिएक्शन पार्टिसिपेशन कराएंगे। तो अभी हमने पिछले पार्ट्स में भी इससे संबंधित जो मैकेनिज्म थी वो बताई थी, फिर से यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न पे देखने को मिलेगा। ये आपके पास कार्बन, अब एक बॉन्ड प्लेस खाली हुआ, एक के साथ OMgX जुड़ेगा और एक के साथ R ग्रुप लग जाएगा। अब R कोई भी हो सकता है। फर्दर इसका हम H+ यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, H3O+ बोलते हैं इसको। तो जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा तो कार्बन के साथ इधर दोनों पे क्या लगे थे, H, तो यहाँ पे H ही लगे रहेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पे फर्दर क्या लग जाएगा, OH, और साथ में आपके पास MgOH बाहर निकल जाएगा। इससे हमें लेना देना नहीं था, बट ये हमारे पास था RCH2OH, यानी कि ये हो जाएगा एल्कोहल, बट ये कैसा होगा, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कार्बन की फर्दर हम कोई भी चेन लें एल्डिहाइड चेन के साथ, तो यहाँ पे RCH, अब ये डबल बॉन्ड O के साथ हो जाएगा। तो जब भी कभी RMgX के साथ ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपको बना हुआ मिलेगा वो मिलेगा आपके पास OMgX, साथ में इधर R, और इधर ऑलरेडी R था और ये हो जाएगा H। और ये जब आपके पास इस तरह से कंपाउंड बन के आएगा और इसका फर्दर हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन के साथ OH, R एंड R, और ये तो H रहेगा ही। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन चेन इधर, C कार्बन चेन इधर, और ये अल्कोहल, ये कैसा हो जाता है आपके पास, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर यहीं पे कीटोन होता तो क्या होगा, इधर भी R और इधर भी R, और इसके साथ अगर RMgX की रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होती है तो देखने को मिलता है कार्बन OMgX और R यहाँ पे भी था, R यहाँ पे भी था, और फर्दर जब हम इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये कार्बन के साथ इधर आपके पास OH हो जाएगा, इधर भी R, इधर भी R और इधर भी R। तो ये क्या हो जाती है आपके पास, टर्सरी एल्कोहल की स्ट्रक्चर हो जाती है। और साथ में हाँ, यहाँ पे हमने बाई प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं किए हैं, पर इनको आप मेंशन कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट पूछे गए हैं कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप डायरेक्टली मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड्स ये आपके पास बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैंडेटरी नहीं है कि हर बार आप लिखते हुए चलें, लेकिन ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनके साथ किस तरह से इनका कन्वर्जन एल्कोहल में होता है, इनको ध्यान रखिएगा। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड थे वहाँ पे भी हमने इसका जिक्र किया था, यहाँ पे एल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये मेंशन किए गए हैं सेम पैटर्न पे। अगले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही बात करते हैं एल्कोहल। अब एल्कोहल ग्रुप अगर याद हो आपको तो OH- भी तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसी वजह से यहाँ पे इसका हम जिक्र करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एडिशन किसका करा रहे हैं हम, ऑफ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स की अगर हम बात करें, एल्कोहल्स को जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो देखने को मिलता है हमारे पास, अगर हम सबसे पहले RCHO की बात कर रहे हैं यानी कि एल्डिहाइड की, अगर एल्डिहाइड है तो यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ H और यहाँ पे R प्रेजेंट होंगे। और अगर इनके साथ सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अगर हम बात करें यानी कि R-OH की रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएं, बट यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पार्टिसिपेशन होता है, और इसकी वजह से देखने को मिलता है यहाँ पे R, और साथ में आपके पास जो CH था ये एज सच होता है। इसके पास हम चाहें तो H को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे जो आपको बनता हुआ नजर आएगा ये OR-। अब R- नॉट मैंडेटरी कि डिफरेंट हो या सिमिलर हो, बट यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है ये एज सच एडिशन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपाउंड की तो ये तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एल्कोहल, और ये एल्कोक्सी, तो बन के तैयार होता है एल्कोहल, एल्क ऑक्सी। और जो एल्कोक्सी अल्कोहल बनता है, एल्कोक्सी पहले लिखते हैं हम, एल्कोहल बाद में, एल्कोक्सी अल्कोहल का ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। एसिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसिटल ग्रुप से ऑब्टेन होता है, यानी कि CHO ग्रुप से
जो आपका इथेनॉल के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। और जब फर्दर एक और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है R-OH, यही प्रेजेंट होती है HCl के साथ ये रिएक्शन प्रेजेंट होती है। तो जब इसको फर्दर हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो RH एज सच होता है, इसके साथ OR- और इसके साथ OR-। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डाई एल्क ऑक्साइड। तो ये हो जाता है डाई एल्क ऑक्साइड या डाई एल्कॉक्सी ग्रुप जुड़ जाते हैं। इस ग्रुप को जेम डाई एल्कॉक्सी, जेम क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे, अलग कार्बन चेन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी जुड़ा सेम कार्बन पे, इसी वजह से क्योंकि अलग अलग पे जुड़ता है तो उसको बोलते हैं विस, सेम पे जुड़ता है तो जेम। तो जेम डाई एल्कॉक्सी ये क्या हो जाएगा, एल्केन बन के तैयार होता है। इस ग्रुप को बोलते हैं हम एसिटल। ये एसिटल के नाम से जाना जाता है। यही अगर प्रोसेस कीटोन के साथ होती तो यहाँ पे कीटल बन के तैयार होता है। कीटल क्यों, क्योंकि कीटोन ग्रुप की वजह से। और एसिटल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड ग्रुप आपका था वो पार्टिसिपेशन कर रहा था यहाँ पे R के साथ, इसी वजह से एल्डिहाइड के साथ एसिटल बनता है और कीटोन के साथ ये रिएक्शन कराते तो कीटल फॉर्म होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें CH2OH और CH2OH के साथ, अब ये CH2OH क्या है, इसको बोलते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब डाई अल्कोहलिक ग्रुप है, 1 2 दो कार्बन चेन, इथेन 1,2 डाइऑल, या इसी को बोलते हैं हम ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं किसकी, डबल बॉन्ड O के साथ R और R, तो ये जो कंपोजिट बनता है आपके पास जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगी, जब यहाँ पे कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आएगा तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। R तो आपके साथ ऐसे ही प्रेजेंट होगा, R यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा कार्बन। अब इस कार्बन के साथ O एंड O के साथ ये CH2, और ये एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करती है CH2। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। कीटल क्यों, क्योंकि कीटोन से आया था, और ग्लाइकॉल क्यों, क्योंकि रिएक्शन ग्लाइकॉल के साथ कराई गई है। और अब ये जो ग्रुप बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, ये कीटोन के साथ प्रेजेंस, यहाँ पे ड्राई HCl यहाँ पे भी प्रेजेंस आपका शोन करेगा। तो ये एक एसिटल और कीटल बनाने का मेथड होता है। साथ में ही इसको अलग से याद रख लीजिएगा, एडिशन ऑफ एल्कोहल में ही अगर पहले मोनो ग्रुप यानी कि सिंगल मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होता है, और अगर यही फर्दर एक और एल्कोहल ग्रुप आके अटैच होता है तो ये एसिटल ग्रुप फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से ग्लाइकॉल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल आपके पास बनके तैयार हो जाता है। तो ये तो थे एडिशन ऑफ एल्कोहल। उम्मीद है यहां तक हिस्सा समझ में आया होगा। इसके आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर किसी तरह की इनमें समस्या लग रही है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स भी ओपन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां पे डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर PDF ऑब्टेन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।